हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल STM नोन स्ट्रेंजर। और भूला था नहीं, बोलना भी नहीं क्या STM। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ जो मैच जो कि खेला गया था 14 अक्टूबर 2023 में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। पहले अगर हम पिच की बात करेंगे तो पिच काफ़ी हद तक सफ़ेद थी, जो कि काली मिट्टी से ही बनाई गई थी, जो कि मैंने बोला था कि शायद काली मिट्टी के पिच पे ही होगा मैच, जो कि ऊपर से सफ़ेद और थोड़ा पाटा बनाई जाएगी। बट क्योंकि काली मिट्टी की रहती है तो हम उसमें एक मानते हैं कि हाँ वो टूट सकती है ना। और वर्ल्ड कप फाइनल भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा, तो वहाँ शायद लाल और काली दोनों मिली हुई मिट्टी की जो पिच है उस पर खिलाएंगे। उस पर फिलहाल ग्रास कवरिंग है, जिससे वो मैच के बीच में ख़राब ना हो, है ना। और शायद थोड़ी ग्रास भी उसमें छोड़ेंगे। तो गाइज अब हम बताते हैं कि ये मैच शुरू हुआ, टॉस इंडिया जीत गया। इंडिया ने पहले फील्डिंग चूज़ करी। इंडियन टीम में हुए 2 चेंजेस, जिसमें शुभमन गिल बुखार से ठीक हुए, फिट हुए, प्रैक्टिस करी, वापस आए, क्योंकि गुजरात के लिए खेलते भी IPL में और उस मैदान पर उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो उनको ईशान किशन की जगह दोबारा लिया गया और बाकी टीम इंडियन चेंज गई। जबकि मैं मानता था कि इस पिच पर आप शार्दुल ठाकुर की जगह अश्विन को खिला सकते थे। ऑफकोर्स अगेन मैं वही कह रहा था, आप अगर इतने अच्छे बैट्समैन खिला रहे हो सब फॉर्म में, तो आप क्यों देख रहे हो 8 नंबर की बैटिंग तक के लिए। इसका मतलब आपको अपने बैट्समैन पे इतना वो भरोसा नहीं है ना। और अगेन मैंने कहा था कि टर्न वाली बात, जैसे जडेजा ने और कुलदीप ने बॉल डाली, टर्न हुए, 2 विकेट मिले, क्या पता अश्विन होते। ऑल्दो टीम इंडिया बहुत अच्छे से जीती, बहुत जल्दी उन्हें रोक दिया, बट वो मिड फेस जो गया था तो शायद वहाँ पे और अच्छी इंडिया बॉलिंग कर सकती थी और रन रोक सकती थी, विकेट ले सकती थी, शायद और भी जल्दी आउट कर देती, या फिर क्या होता वो तो हम नहीं बता सकते। बट हाँ इतना जरूर बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से अश्विन की स्पेस बनती थी। बैटिंग करना है पाकिस्तान, तो उन्होंने एक अच्छा तेज स्टार्ट करा। देन अगेन वहाँ पे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन था मोहम्मद सिराज से चौथा ओवर कराना, क्योंकि उसमें विकेट आया। मैं शायद होता, मैं वहाँ पे आलोचना करता हूँ रोहित शर्मा की कैप्टनसी की। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छे कैप्टन है, देखिए विकेट मिला, बॉलर बॉलिंग डाल रहा है, एक क्लास बॉलर है, स्किल्ड बॉलर है, एकदम अग्रेशन सब सही है सिराज का बट वही वाली बात आती है, अगर मेरा कोई भी बॉलर पहले ओवर में इतना रन देगा, उसके बाद में उसे दूसरा भी 13 रन देगा। मेरे पास 4 सीमर है और उसमें मेरे पास मुझे पता हार्दिक और क्या नाम है शार्दुल स्विंग कराते हैं, तो मैं फिर क्यों नहीं उन्हें ट्राई करूँगा कि वो थोड़ा हार्ड लेंथ हिट करे, गुड लेंथ से स्विंग कराने की सोचें, है ना। वहाँ भी मैं तो हर वक्त विकेट टेकिंग अप्रोच से जाऊँगा ना, नो डाउट। बाद में आके बहुत अच्छी बॉलिंग करी कुलदीप ने, बुमराह ने जिस तरह विकेट लिए, सिराज ने भी 2 विकेट लिए, एक बाद में भी लिया, पहला ब्रेक थ्रू भी दिलाया। बट अगेन वहाँ पे मैं थोड़ी आलोचना करूँगा, मेरे हिसाब से क्विक चेंजेस इंडिया को करने चाहिए थे। दोनों ओपनर्स ने बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग शुरुआत दी। उसके बाद जैसी थोड़ी 30-40 रन की पार्टनरशिप हुई, पहला विकेट गिरता है, सिराज को मिलता है प्लम LBW। उसके बाद बाबर और इमाम के बीच में फिर से जब पार्टनरशिप बिल्ड हुई, जिसमें इमाम अच्छी बाउंड्रीज हिट करना चालू कर दिया, बाबर भी आती थोड़ा अटैकिंग खेलने लगा था, तब वहाँ पे हार्दिक आया। हार्दिक की वो नॉर्मल डिलीवरी थी, ऐसा कुछ नहीं था, बस पेस के साथ वो बाहर फेंक रहा था, जो कि उसने बताया बाद में इंटरव्यू में, है ना। बड़ा अच्छी स्ट्रैटेजी थी, एक आगे बॉल डाली क्योंकि तब से पीछे ही डाल लेते और वो एज लेके गए, आउट हो गया। दैन उसके बाद एक काफ़ी अच्छी और बड़ी और अच्छी और इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप जैसे हम देखना चाहते थे रिजवान और बाबर के बीच में हुई। अब गेम के उस मोड़ तक ऐसा ना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग गेम बना हुआ था दोनों ही टीम के लिए। इंडिया को विकेट चाहिए था, उन्हें तेज़ी से रन बनाने थे। उस फेज़ में उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा तेज़ भी खेला, फिर धीरे धीरे जैसे जडेजा और कुलदीप स्पेल अपने पकड़ा, रन बिल्कुल ही रोक दिए, जैसे है ना। काफ़ी सारे डॉट बॉल्स थे, बाउंड्रीज तो उस समय जा ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद आते हैं सिराज अपने दूसरे स्पेल में, बाबर का आउट करते हैं, बुमराह आते हैं, कुलदीप आते हैं, 2-2 विकेट ले जाते हैं। मतलब उसके बाद तो ऐसे कुछ बचा ही नहीं। फिर हार्दिक भी आता है, अगेन हार्दिक भी विकेट ले जाता है, फिर जडेजा 2 विकेट। मतलब फिर तो ऐसा लगा कोलैप्स, 36 रन में 8 विकेट नहीं, वो 36 रन ताश के पत्ते की तरह बिखरना कह दो, वर्ल्ड कप प्रेशर कह दो, बहुत बुरी तरह धाराशायी हुई। उसमें हमें एक चीज़ और देखने को मिली, अगेन अंपायर्स, जो कि मैंने पहले एक शॉट बनाया था, मैं कोशिश करूंगा वो शॉट डिस्क्रिप्शन लिंक में दूं आप लोगों को, आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उस शॉट को चेक कर सकते हो। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से काफ़ी टाइम पहले डाला था कि अंपायर्स को ICC वाले क्या सिखाते हैं कि अरे वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और तुम्हें अंपायरिंग करनी है, वाला एक मैंने शॉट डाला था। उसमें मैंने ऐसे रोस्ट किया था ICC को और अंपायर्स को कि इंडिया के अगेंस्ट जब मैच को क्या करना है, जो भी डिसीजन है इंडिया का अगेंस्ट दे दो। वही हुआ, 2 सीधे LBW डिसीजन, 2 नहीं 3 एक्चुअली 4 थे, 2 में अंपायर्स कॉल हो गया था जब चेक किया, पर वो यार दिख रहा था आउट है, और 2 तो बिल्कुल इन लाइन, पिचिंग भी, हिटिंग स्टम्प्स भी, सब कुछ, इम्पैक्ट भी, वो भी नॉट आउट दे दिए। और चेहरे पे शिकंद भी नहीं थी कि हाँ कि क्लोज कॉल है, कुछ एकदम मना कर दिया कि नहीं। वो एक ही अंपायर था, वो मोटा सा गोल मुँह का, ऐसा लग रहा था जैसे मुँह पे किसी ने रोटी बना के उसके रख के पैर खींच के मारी हो, चाटा रोटी से उसके मुँह पे। तो बहुत ही छोटा टोटल इंडिया को अचीव करना था, 192 रन बनाने थे, तो इतना तो था कि इंडिया उसको कोशिश करेगी 35 ओवर के अंदर बनाने की, और इंडिया ने बनाया भी, जिसमें शुभमन गिल माय गॉड अगेन अपनी उन्होंने क्लास दिखाई। रोहित शर्मा ने आती पहली बॉल से टक करके चौका मार दिया शाहीन अफरीदी की बॉल पे। उसके बाद जब शुभमन गिल खेलना है, उन्होंने 2 चौके इधर मारे, 2 चौके उधर मारे, हसन अली को 2 उसको मार दिए, शाहीन शाह को। एक अच्छी तेज शुरुआत प्रोवाइड की दोनों ने। उसके बाद वही था कि जिसपे शुभमन गिल आउट हुए, शॉट बहुत अच्छा था, थोड़ा मिडल से थोड़ा ऊपर लगा था बल्ले पे, पर वो भी अच्छी जगह होती है। पर वो कहते हैं ना कि
किस्मत वाली बात, वो बॉल सीधा पॉइंट के हाथ में चली गई। वो बॉल अगर थोड़ी सी 3-4 इंच भी ऊपर होती वो फिर एक चौका जाता है ना, या फिर 5 इंच राइट या 5 इंच लेफ्ट से निकलती तो नहीं पकड़ पाता पॉइंट का फील्डर। बहुत तेज शॉट था वो, बस सीधा उसके हाथों में चली गई। उसने हाथ पकड़ और जाकर चिपक गया कैच, तो शुभमन गिल आउट हो गया। बाकी उसने दिखाया कि हाँ वो एक अच्छे टच में है अभी। रोहित शर्मा ने, जैसा कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी देखा था, एक तेज़ी से खेलने का जम्मा उठाया। मुझे लगता है केएल राहुल की आने की वजह से, जिस तरह केएल राहुल फॉर्म में खेल रहा है, श्रेयस अय्यर भी कोई इतना बेकार फॉर्म में नहीं खेल रहा है ना, तो मुझे लगता है रोहित शर्मा को एक मिल जा रही है पावर, है ना, कि हाँ अगर मैं आउट हो भी गया तो नीचे है कोहली है। दैन जो हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं अय्यर, अगर अय्यर नहीं भी चलता केएल राहुल संभाल लेगा। तो उस वजह से रोहित थोड़ा एक्स्ट्रा अग्रेसिव होकर खेल पा रहे हैं। बहुत तेज़ी से उन्होंने मैच वन साइड कर दिया इंडिया की तरफ। 10-15 ओवर के अंदर इन्होंने, वो तो हम जानते भी थे रोहित शर्मा खेलेंगे तो यही होगा। कोहली आया, कोहली ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स हमेशा रहती है। एक रन भागते हुए थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हो गई थी, वहाँ पे रोहित भाग पड़ा, आधी पिच पर रोक दिया कोहली ने, फिर कोहली भागा बट वो हिट नहीं हुई, होती तो आउट हो सकते थे वहाँ पे कोहली। कोहली भी थोड़ा अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की सोच रहे थे, लेकिन शॉर्ट बॉल को पुल करने गए, ढंग से मिडल नहीं हुई, वो भी आउट हो गए। उसके बाद मतलब ऐसा था, श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने अपना स्लो पारी को थोड़ा आगे बढ़ाया, बीच बीच में 1-2 आउट बाउंड्रीज मारी, पर रोहित शर्मा जिस तरह मतलब रन मार रहे थे तो रोहित शर्मा ने बहुत तेज़ी से मतलब ये था कि अपनी तरफ मैच खींच दिया। तो वहाँ पे बीच में ना एक बैटल देखने को मिली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मतलब जब भी इंडिया को ऐसे ना 100 रन के आसपास चाहिए थे, तो उस समय ये दोनों खेल रहे थे, तो उस समय ऐसा था, ये श्रेयस अय्यर 50 भी कर सकता है, रोहित शर्मा अपने 100 भी कर सकता है, दोनों काम भी कर सकते हैं। बट क्योंकि रोहित शर्मा बहुत तेज खेल रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा श्रेयस अय्यर के मन में आया कि यार ये मतलब ज़्यादा ना बना दे 100 करके, अगर आउट नहीं होते मेरा 50 नहीं हो पाएगा। तो उसने भी बाहर निकल के स्पिनर्स को छक्के मारना चालू कर दिया, सीधे 2 छक्के मार दिए, और वो भी एकदम से एक अच्छी रन रेट के हिसाब से अपनी बैटिंग को उन्होंने मतलब सेटल कर दिया। फिर शाहिन अफरीदी की एक स्लोअर बॉल जो कि पड़ के बाहर जा, मतलब हल्की सी हुई, बल्ले के मिडल पे नहीं, बिल्कुल टोपे लगी बल्ले के रोहित शर्मा के, वो आउट हो गए। बट यार वो 100 डिजर्व करते थे, बैक टू बैक 100 अच्छा था, और मतलब वो बंदे का बनता था यार। वो मैच को वन साइड कर दिया अपनी बैटिंग से उसने, 85 मारे, 15 रन और डिजर्व करते थे। बट ऐसा लगता है ना ऑस्ट्रेलिया के जब खेल रहे थे, जब नॉर्मल सीरीज़ में भी, तब भी 85, वो 80s के साथ कुछ है रोहित का। पहले भी कई बार हमने देखा है 83, 81, 89 रोहित शर्मा काफ़ी आउट हो जाते हैं। खैर कोई नहीं, उन्होंने मैच बहुत अच्छे से करा। देन वो एक अलग सा फेज चालू हो गया वहाँ से 20-22 ओवर से ना, जहाँ पे केएल राहुल आए। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने कहा हम जीते पड़े हैं, नॉट आउट जाएंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में अभी तक केएल राहुल 2-3 पारी खेले हैं और नॉट आउट ही रहे हैं। वो तीसरा ही मैच था, उनकी दूसरी पारी थी, है ना। तो पहले में तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 वाला वो नॉट आउट था, अब दूसरा ये था, और अफगानिस्तान के खिलाफ तो बैटिंग ही नहीं आई। तो उन्होंने एक धीरे से संभलते पारी को आगे बढ़ाया। श्रेयस अय्यर भी हमने देखा उसके बाद स्लो होगा, उसके बाद उन्होंने के अंदर क्या नॉट आउट करा, या ऐसा रहा कि चलो अभी बहुत तेज़ी से रन तो नहीं मारेगा। तभी ऐसा हो गया था ना, जब शर्मा आउट हुआ था 38 रन चाहिए थे, है ना, और 85 उसके थे रोहित शर्मा के, 35 इसके थे श्रेयस अय्यर के, तो 15-15 चाहिए था और 8 रन एक्स्ट्रा उसमें थे। तो मुझे ऐसा लगा उसके बाद, बट फिर केएल राहुल ने भी 1-2 चौके मारे, उन्होंने भी दिखाया, तो तब एक श्रेयस अय्यर ने भी मारे। वो एक कॉम्पिटिशन जो आया यार 50 तो मेरी हो जाए, बट बाद में मौका था केएल राहुल के पास मैच जल्दी खत्म करने का, बट वो फेज उन्होंने बहुत स्लो खेला टेस्ट में। चित्रा ओवर में 2-2 रन, 3-3 रन, उन्होंने वो 7-8 ओवर बिल्कुल वैसे ही खेले, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी। 29 ओवर तक बहुत एकदम उन्होंने आराम से गेम को आगे चलाया। देखा जाए तो उसमें 2 तरीके की अप्रोच दिखाई देती है, एक कि हम स्टेबिलिटी लाएंगे, हम अपना विकेट थ्रो नहीं करेंगे, नॉट आउट जाएंगे, मैच को जिताएंगे। दूसरा एक होता है कि मोमेंटम ब्रेक हो गया जो बना हुआ था, है ना। खैर वो इसको हम दोनों ही तरीके से ले सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव लिया, वैसे भी 34 ओवर तक अगर जीतते तो नेट रन रेट उतना ही रहता। हाँ थोड़ा सा शायद और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं नेट रन रेट में, बट ठीक है। इन द एंड आप ये सोचो कि हम सारे मैच जीतेंगे और नेट रन रेट के बारे में हम इतना नहीं सोचेंगे, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में केएल राहुल ने दिखाए 1-2 चौके, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने अपना 50 किया और मैच खत्म करा, इंडिया जीत गई और बस। बट इस मैच के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे हम जाते हैं। जैसे रिजवान 49 पर आउट हुआ, बार आजम ने अपना 50 कर दिया था पाकिस्तान की तरफ से। बॉलिंग में शाहिन अफरीदी को 2 विकेट जरूर मिले, पर दोनों ही तब मिले जब बैट्समैन ने गलत शॉट खेला, उनकी कोई बहुत अच्छी बॉलिंग की वजह से नहीं मिले। इंडियन टीम ने थ्रू आउट बॉलिंग में भी डोमिनेट करा, बैटिंग में भी डोमिनेट करा। तो 8-0 जो था 7-0 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड, वो 8-0 हो गया, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना हुआ है। होप सो आगे जाकर सेमीफाइनल या फाइनल्स में खेलने का मौका मिल जाए इंडिया पाकिस्तान को दोबारा, तो फिर मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप सभी के लिए खुला हुआ है, जितनी भी टीम से कोई भी क्वालिफाई कर सकती है ना। इंडिया एंड न्यूजीलैंड नो डाउट अभी तक ऐसा लग रहा है कि प्रबल दावेदार हैं, अभी तक तीनों मैच जीते हैं, बट आगे जाके कुछ भी हो सकता है। इंग्लैंड के साथ साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस बचे हैं दोनों टीम के, न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया के साथ बचा, ऑस्ट्रेलिया कमबैक जरूर करेगी हमें पता है। बाकी ये बोला हो रे यार, मज़ा आ गया, इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से हराया इस मैच में। वही एक थोड़ा अंपायरिंग से मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी, बहुत बेकार अंपायरिंग हो रही है इंडिया के अगेंस्ट। बीसीसीआई को इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसको छोड़ के मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। उसको पॉजिटिव में भी हो सकता है, केएल राहुल की अप्रोच वो दोनों तरीके से खेल सकता है मैच की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हाँ। बाकी शुभमन गिल और विराट कोहली से उम्मीद है, विराट कोहली ने 2 बैक 50 मार के जिताया भी इंडिया को 2 मैच, ऐसा नहीं है, क्लास प्लेयर है, शुभमन गिल भी वैसी है, अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंडियन बॉलर्स का और टीम कॉम्बिनेशन में आगे अगर टर्निंग ट्रैक आता है
क्योंकि जैसे अफगानिस्तान के साथ हम पुणे में खेल रहे हैं, अगर वो टर्नर देते हैं तो क्या अश्विन को खिलाएंगे, या 8 नंबर पे एक हिटर चाहिए उन्हें शार्दुल ठाकुर जैसा, उसको लेकर जाएंगे। खैर उसमें तो हम शार्दुल ठाकुर को खिला भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्पिनर कर देंगे काम। स्टिल एक होता लेफ्ट हैंडर के आगे अश्विन बॉल डालते तो उम्मीद रहती कि हाँ विकेट गिरने, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के आगे जडेजा को जल्दी से नहीं लाया जाता। और क्या टीम इंडिया मोहम्मद सिराज को एक ब्रेक दे के मोहम्मद शामी को उस मैच में खिला सकती, क्योंकि मुझे लगता है मिलना चाहिए सिराज के ऊपर कुछ तो उनके माइंड में चल रहा है या क्या हो रहा है। बहुत आगे बॉल फेंक देते हैं, कभी बहुत वाइड लेग स्टंप पे बहुत ज़्यादा जा रही है बॉल, शायद उन्हें अपनी नर्व्स कंट्रोल करनी चाहिए और थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। और अभी मोहम्मद शमी को क्योंकि यार वो भी विकेट लेके आए हैं और एकदम वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, बुमराह और शमी को शायद मतलब अगला मैच जो इंडिया का बांग्लादेश के खिलाफ है पुणे के मैदान में, वहाँ पे इंडिया को थोड़ा करना चाहिए सिराज को रेस्ट के। और तो कोई एसेस नेगेटिव था नहीं। बाकी टीम इंडिया को ऑल द वेरी बेस्ट आगे आने वाले मैचेस के लिए। उसके बाद बैक टू बैक 2 बड़े मैचेस इंडिया के, धर्मशाला में है न्यूजीलैंड के खिलाफ, लखनऊ में है इंग्लैंड के खिलाफ, तो मज़ा आएगा वो भी देखने में, 2 बड़ी बैटल्स रहेंगी। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने एंड तक देखी, तो गाइज़ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सपोर्ट दो अपना। थैंक यू। और एंड में ये बोलूँगा भूले तो नहीं और भूलना भी नहीं, क्या STM।